हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई देखने जा रहे हैं नितेश राजपूत की भाई वीडियो है आर्टिकल 370 पर। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दें। आधी रात में पीएम मोदी जो थे वो एक सीक्रेट गाड़ी में प्रेसिडेंट हाउस पहुंचते हैं। महबूबा मुफ्ती गवर्नमेंट बनाने के लिए सबसे पहले तो फोन वगैरह ट्राई करती हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठता है। लेकिन आप कोइंसिडेंस देखिए, उसी पर्टिकुलर टाइम पे फैक्स मशीन खराब हो जाती है। इसी दिन आर्टिकल 370 हटाने की नींव रख दी गई। इस पर्टिकुलर टाइम तक बीजेपी ने अपनी पूरी प्लानिंग कर ली थी। एडवाइजरी जारी की जाती है कि डिवोटीज यात्रा बीच में ही रोक दें और जो कश्मीर वैली है उसको छोड़ के वहां से बाहर चले जाएं। यानी कि इसकी वजह से आर्टिकल 370 को हटाना बहुत ही टेढ़ी खीर हो गई। नेहरू जी आर्मी भेजने के बहुत खिलाफ थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जबरदस्ती आर्मी भेज देते हैं। जब पाकिस्तान को इतना पीछे कर दिया था, थोड़ा और पीछे कर देना चाहिए था। बीच में यूएन में जाने की क्या जरूरत कि एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। देखिए, जब भी जम्मू एंड कश्मीर की बात होती है तो आर्टिकल 370 और 35 है, इनकी बात जरूर होती है और आप सबको ऑलरेडी पता है कि इनको हटा दिया गया। लेकिन जो आर्टिकल्स थे ये कोई नॉर्मल आर्टिकल्स नहीं थे। इनके अंदर कुछ ऐसी चीजें मेंशन थी जिसकी वजह से इतने सालों तक ये कंट्रोवर्शियल और एक हिस्टोरिकल मुद्दा बना दिया गया था। इसको हटाने के बाद भी आज की डेट तक इसके बारे में बात होती है। बहुत ही यूनिक वजह से इन आर्टिकल्स को लाया गया था और जब इनको हटाया गया वो भी यूनिक था। इसलिए इतने साल लगे इसको हटाने में। 4 से 5 साल तक एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत इसको हटाया गया और जो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनाई गई थी वो भी बहुत यूनिक। और वही चीज मैं आज आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा कि ये लाया क्यों गया था और क्या तरीके यूज हुए थे इसको हटाने के लिए। एंड आई एम श्योर आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई चाणक्य नीति की मूवी चल रही हो, इतना दिमाग लगा के इसको हटाया गया। बट इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, देश आजाद होने से पहले इंडिया का जो मैप था वो ये था और इस पूरे एरिया में ब्रिटिशर्स दो तरीके से राज करते थे। ये मैप में आपको येलो और पिंक कलर दिख रहा होगा। जहां येलो कलर है मतलब कि वहां डायरेक्ट ब्रिटिशर्स का राज था, जिसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। और जो स्टेट्स आपको पिंक कलर में दिख रहे हैं वहां ब्रिटिशर्स उस जगह के राजा या निजाम के साथ मिलकर इनडायरेक्टली राज करते थे। इनको प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। इन प्रिंसली स्टेट्स में राजा अपने स्टेट की सभी इंटरनल चीजें खुद संभालते थे। बस डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन जो था ये चीजें ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में होती थी। और ये जो जम्मू एंड कश्मीर है, हैदराबाद, जोधपुर, ये सब प्रिंसली स्टेट्स थे। ऐसे करके करीब 565 प्रिंसली स्टेट थे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे काफी कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहता हूं जिसके बारे में रिसेंटली कुछ सब्सक्राइबर्स ने भी मुझसे पूछा था। ये इंडियन मेल्स में एक बढ़ती प्रॉब्लम होती जा रही है और वो है हेयर लॉस। जनरली हमने अपने दिमाग में एक चीज फिक्स कर रखी है कि अगर हमारे मां बाप में से किसी को हेयर फॉल की ब्रिटिशर्स का इंडिया से जाने का टाइम आता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट 2 जून 1947 को एक माउंटबेटन प्लान लेके आती है जिसमें यह था कि ब्रिटिश इंडिया को रिलीजियस डेमोग्राफी यानी कि हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से 2 देशों में बांट दिया जाएगा। और ये जो प्लान था इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि ब्रिटिश इंडिया को ही बांटा जाएगा। ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी ये इसमें इंक्लूडेड नहीं। इस प्लान में यह कहा गया था कि जो प्रिंसली स्टेट है उनकी मर्जी है, वो इंडिया के साथ रहना चाहे तो इंडिया के साथ रहें, पाकिस्तान के साथ रहना चाहे तो पाकिस्तान के साथ रहें, या फिर उनका अगर मन है कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है तो इंडिपेंडेंट रह सकती है। तो उस टाइम पे ऐसे एरिया वाइज पॉपुलेशन रहती थी। डार्क ग्रीन वाला जो एरिया आप देख रहे हैं इसमें मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी वो मेजोरिटी में थी। तो ये जो माउंटबेटन प्लान था इसको 18 जुलाई 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के नाम से लागू करके बंटवारा शुरू कर दिया जाता है, जिसमें बंगाल के 2 हिस्से होते हैं। ईस्ट बंगाल जो था वो पाकिस्तान के पास गया, फिर पंजाब के 2 हिस्से होते हैं जिसमें वेस्ट पंजाब जो था वो पाकिस्तान के पास गया, सिंध और ये जो पूरा बलूचिस्तान प्रोविंस है ये पाकिस्तान के पास गया और बाकी जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था वो सारा का सारा इंडिया के पास गया। और फिर इसके बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद होता है। ये जो एरिया था इस तरीके से बांटा गया था। ये जो खाली पार्ट आपको दिख रहा है ये सारे प्रिंसली स्टेट थे, छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे यहाँ पे। अभी जो प्रिंसली स्टेट थे इनको इंडिया की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल और पाकिस्तान की तरफ से जिन्ना अपने अपने खेमे में जोड़ने के लिए ट्राई करना स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के पास ये सारे प्रिंसली स्टेट्स आ जाते हैं और बाकी जितने बचते हैं वो इंडिया के पास आ जाते हैं। अभी सारी चीजें जितनी आसानी से मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसे डिवाइड हो गए थे, इतनी आसानी से नहीं हुए थे। कुछ को लालच देके, कुछ को डंडे के जोर पे बहुत ही मुश्किलों से इन प्रिंसली स्टेट्स को साथ में जोड़ा गया था। तो जब भी इन प्रिंसली स्टेट को जोड़ा जाता था तो ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन डॉक्यूमेंट है ये साइन कराया जाता था। इस डॉक्यूमेंट में मेनली वही सेम चीजें थी जो ब्रिटिशर्स के साथ जो अरेंजमेंट था, सेम वही अरेंजमेंट इस डॉक्यूमेंट के अंदर भी लिखा गया था। डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन, इनको छोड़ के जो बाकी इंटरनल मैटर है वो राजा खुद देखेगा। बाकी फिर टाइम के साथ आगे चल के इनसे मर्जर एग्रीमेंट भी साइन करा लिया गया था जिसमें इनकी जो रियासतें थी वो पूरी तरीके से इंडिया के साथ जुड़ गई थी। अब देखिए, जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, छोटे बड़े जितने भी थे, सबका मैटर सॉल्व हो गया था। लेकिन 3 जगह पे आगे बात फंस गई थी और वो 3 जगह थी जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। और रीजन इसके पीछे ये था कि जूनागढ़ और हैदराबाद में राजा मुस्लिम था लेकिन इनकी स्टेट के अंदर जो मेजोरिटी थी वो हिंदू जनता थी। ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर में राजा हिंदू था लेकिन जो पॉपुलेशन थी उनमें मेजोरिटी जो थी वो मुस्लिम्स की थी। और इन तीनों प्रिंसली स्टेट्स को अपनी तरफ करने के लिए पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज्यादा बहस चालू हो गई थी। जूनागढ़ का जो नवाब था महाबत खान रसूल खान जी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने स्टेट के अंदर जो दीवान रखा था वो शाह नवाज भुट्टो इसको बनाया था। इसका जूनागढ़ से कुछ लेना देना नहीं था, ये कराची से था। तो जूनागढ़ के राजा के साथ साथ ये जो दीवान था इसका झुकाव भी पाकिस्तान की तरफ था। और फिर 15 अगस्त 1947 को जब जूनागढ़ की पाकिस्तान और इंडिया से जोड़ने की बात चल रही थी तो जूनागढ़ के निजाम और राजा ने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ जाके मिलेंगे और इन्होंने 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया। और इसी पर्टिकुलर टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद यहां भी इसी तरीके के डिस्कशन चल रहे थे, वो भी आगे बताऊंगा। पहले जूनागढ़ का मैं बता देता हूं आपको। अब जूनागढ़ के राजा ने जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन
वगैरह किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि एक तरफ तुमने ये कह के पार्टीशन करवा दिया कि हिंदू और मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते, और दूसरी तरफ जो हिंदू मेजोरिटी वाला स्टेट है उसको आप अपने में मिला रहे हो। वहीं जिन्ना का कहना था कि इस हिसाब से तो जम्मू एंड कश्मीर में मुस्लिम जाना है तो वो तो हमें मिलना चाहिए, इसलिए कश्मीर हमें दे दो। और फिर इधर से कहा जाता था कि इंडिया तो सेकुलर कंट्री है, यहाँ तो किसी भी रिलीजन के लोग रह सकते हैं। तो ये सारी बहस जब चल रही थी तो इसी बीच क्या होता है कि जूनागढ़ के अंडर में दो रियासतें थी, मंगरोल और बवरियावाद। तो इनके जो राजा थे वो इंडिया के साथ मिलकर और पेपर वगैरह भी साइन करने लगे, और इसके बाद इंडिया ने आर्मी भेज के जूनागढ़ को चारों तरफ से घेर लिया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जूनागढ़ का जो कनेक्शन है किसी भी तरीके की सप्लाई वगैरह पाकिस्तान से ना आ पाए। अब ये सारी चीजें देख के निजाम जो था वो डर गया था, वो जूनागढ़ छोड़ के सीधे पाकिस्तान भाग जाता है। और फिर इसके बाद ये डिसाइड होता है कि जूनागढ़ का क्या होना है, इसका फैसला जूनागढ़ की जो जनता है वो करेगी। फिर 28 फरवरी 1948 को प्लेबिसाइड होता है और रिजल्ट में 99.95% वोट इंडिया के फेवर में आ जाता है, और इस तरीके से जूनागढ़ जो था वो इंडिया का पार्ट बन जाता है। स्टोरी जो जूनागढ़ की है ये अभी आपको रिलेवेंट लग रही होगी, लेकिन अभी आगे जब मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात करूंगा तब आपको थोड़ा सा इसका रिलेवेंस समझ में आएगा। और अब बात करते हैं हैदराबाद की। इसी टाइम पे हैदराबाद में भी इशू चल रहे थे, तीनों जो स्टेट है सेम टाइम पे इशू चल रहा है। अब हैदराबाद में पॉपुलेशन हिंदू मेजोरिटी में थी, लेकिन निजाम मीर उस्मान अली खान का जो मन था वो ये था कि वो इंडिपेंडेंट रहे, और अगर मजबूरी में किसी कंट्री के साथ मिलना भी है तो पाकिस्तान से मिले। लेकिन हैदराबाद को अगर आप देखोगे तो वो इंडिया के बीचों बीच है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं थी, और इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता कि बीच में ऐसे कोई जगह होती जो पाकिस्तान बनी हुई होती। तो इंडिया की तरफ से बैक टू बैक बातचीत स्टार्ट होना शुरू होती है और काफी प्रेशर डेवलप होता है। तो निजाम क्या करता है कि वो 1 साल का टाइम मांगता है और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो होता है वो साइन कर लेता है। इसमें वो कहता है कि 1 साल तक वो जैसी सिचुएशन है वैसी रहेगी, और उसके 1 साल के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हैदराबाद और इंडिया का कैसा रिलेशन रहेगा। और इंडिया इस पर्टिकुलर टाइम में बड़ी आसानी से ये चीज मान जाता है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में भी इंडिया फंसा हुआ था तो वो पहले वहां डील कर रहा था। लेकिन हैदराबाद का जो निजाम था उसने इस 1 साल के अंदर पहले तो पाकिस्तान के साथ मिलकर स्ट्रेटेजी बनाना स्टार्ट किया, मतलब कई सारी डिस्कशन स्टार्ट कर दी उससे, और एक पर्सनल आर्मी भी बना दी इस पर्टिकुलर टाइम पे, जिसको रजाकार बोला जाता था। ये आर्मी हैदराबाद से बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में भी चली जाती थी और काफी मारपीट मचाती थी। हैदराबाद के कुछ नॉन मुस्लिम लोग जो थे उनको भी मारती थी। ये जो रजाकार आर्मी थी इनका मानना था कि हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट देश बनना चाहिए। अब ये जो रजाकार आर्मी थी इतना ज्यादा परेशान कर देती थी कि इंडिया को सब कुछ छोड़ के हैदराबाद में अपनी आर्मी भेजनी पड़ती है। नेहरू जी आर्मी भेजने के बहुत खिलाफ थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जबरदस्ती आर्मी भेज देते हैं। इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। 2 दिन के अंदर पूरा का पूरा जो हैदराबाद था वो कंट्रोल में आ जाता है, और निजाम यानी कि मीर उस्मान अली खान इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था वो साइन कर देते हैं। और अब आते हैं जम्मू एंड कश्मीर पे, जहां पे आर्टिकल 370 और 35A जो है इनकी कहानी स्टार्ट होती है। और थोड़ा सा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो इंटरनल सिचुएशन चल रही थी वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आते हैं अपनी मेन कहानी में। तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर में क्या था कि करीब 77% पॉपुलेशन जो थी वो मुस्लिम थी, और जम्मू एंड कश्मीर में क्या था कि टाइम टू टाइम जो राजा है उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जनता के बीच में भेदभाव रखा। जब मुस्लिम राजा है तो उसने हिंदुओं को दबा के रखा, और जब हिंदू राजा है तो उन्होंने मुस्लिमों को दबा के रखा। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो राजा हरि सिंह थे उनके ऊपर भी ऐसे आरोप लगते थे कि वो हिंदुओं को फेवर करते। एक स्टेट सब्जेक्ट लॉ 1927 बनाया था राजा हरि सिंह ने, जिसमें एलिगेशन थे इनके ऊपर कि ये हिंदुओं को गवर्नमेंट जॉब में प्रायोरिटी देते। तो इन सारी चीजों को लेके जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुस्लिम थे वो प्रोटेस्ट वगैरह टाइम टू टाइम करते रहते थे, और सबसे बड़ा जो प्रोटेस्ट हुआ था वो ईयर 1931 में हुआ था। और इसी टाइम पे एक आदमी था शेख अब्दुल्ला वहां पे, जो अभी फारूक अब्दुल्ला उनके फादर, तो ये राजा के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर देते हैं कि राजा को हटाओ और डेमोक्रेसी लेके आओ। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे ये चल रहा था कि इंडिया के अंदर ब्रिटिशर से नेहरू जी जो थे वो लड़ाई कर रहे थे, और सेम टाइम पे शेख अब्दुल्ला जो था वो कश्मीर के अंदर राजा के खिलाफ मुहिम चला रहा था, लड़ाई कर रहा था। और अपनी बात आगे रखने के लिए शेख अब्दुल्ला ने ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नाम से पार्टी बनाई थी, जो आगे चल के सेकुलर दिखाना था उनको, तो उसका नाम चेंज करके नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया गया था। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी है अभी भी है। तो उस टाइम पे नेहरू जी एक तरफ इंडिया में डेमोक्रेसी लाने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट कर रहे थे, सेम टाइम पे जो शेख अब्दुल्ला थे ये भी कश्मीर के अंदर क्विट कश्मीर मूवमेंट चला रहे थे। और इन्हीं सब वजह से जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला में बहुत ही अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि शेख अब्दुल्ला ने नेहरू जी को कॉन्फिडेंस दिया था कि उनके हाथ में जब पावर या पोजीशन आएगी तो इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे अगर मिलने की बात आई। अब ये सारी चीजें जो हो रही थी राजा हरि सिंह को भी पता थी, इसलिए राजा को ना तो शेख अब्दुल्ला पसंद था ना ही जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के जो जिन्ना थे वो भी राजा को नहीं पसंद थे। और ऐसा इसलिए था क्योंकि राजा को पता था कि जो शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू हैं ये किसी न किसी तरीके से आगे चल के कोशिश करेंगे डेमोक्रेसी लाने की या राजशाह जो है उसको हटाने की। और पाकिस्तान में राजा को यह डर था कि अगर आगे चल के कभी मिलना पड़ गया पाकिस्तान से तो राजा हिंदू है उसको हटा के फेंक देंगे, और इंडिया के साथ मिलेंगे तो नेहरू और शेख अब्दुल्ला जो है वो डेमोक्रेसी की बात करेंगे, तो वहां जो राजा है वहां पे उसकी गद्दी खतरे में आएगी। तो कुल मिलाकर राजा को अपनी गद्दी बहुत प्यारी थी, इसलिए उसने कहा कि उसको इंडिपेंडेंट रहना है, उसको किसी से नहीं मिलना। तो इसीलिए जब इंडिया और पाकिस्तान आजाद हुए तो राजा ने कहा कि ना तो उसको इंडिया से मिलना है ना पाकिस्तान से मिलना है, वो कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है उसको साइन नहीं करेगा। हाँ वो एक चीज कर सकता है कि वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो है उसको साइन कर लेगा, और इस चीज का ऑफर जो है उसने पाकिस्तान और इंडिया दोनों को दिया, जिसमें से पाकिस्तान ने जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था इसको साइन कर लिया था, जिसका मतलब ये था कि जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड, ट्रैवल, कम्युनिकेशन, फ्लो ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज जो है ये एकदम फ्रीली मूव होंगी। लेकिन इंडिया ने ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी साइन नहीं किया था। अब पाकिस्तान ने एग्रीमेंट साइन तो कर लिया था, लेकिन पाकिस्तान के मन में डे वन से था कि कैसे भी करके कश्मीर को पाकिस्तान से जोड़ ले, क्योंकि वहां पे उसको लगता था कि वो पाकिस्तान को बिलोंग करता है, वहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। और जब उसको लगा कि ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट वगैरह इससे कोई फायदा है नहीं, चीजें यहां से बाहर जा रही हैं, तो पाकिस्तान ने इस एग्रीमेंट को फॉलो करना बंद किया और कश्मीर के सारे जो फूड सप्लाई वगैरह थे वो सब रोक दिए, और नेक्स्ट डे कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया। अटैक करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री नहीं भेजी, इसकी बजाय अनऑफिशियली एक पश्तून ट्राइब थी वहां की
उसको लड़ने के लिए भेजा ताकि पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम ना आए। पाकिस्तान ने इस साइड से अटैक करना स्टार्ट किया और कुछ ही दिनों में पाकिस्तान के लड़ाके यहां तक यानी कि श्रीनगर के बहुत करीब पहुंच गए थे और कश्मीर के अंदर पहुंच के जो लड़ाके थे इन्होंने बहुत ज्यादा मारकाट मचाई। क्या हिंदू क्या मुस्लिम किसी को नहीं छोड़ा। अब इसके बाद ये लोग राजा हरि सिंह के एरिया में भी एंटर करने वाले थे और राजा को समझ में आ गया था कि अब जम्मू एंड कश्मीर भी जाएगा हाथ से और उसकी जान भी खतरे में है। तो तुरंत वो इंडिया की तरफ मुंह करता और इंडिया से मदद मांगता। अब इंडिया का कहना था कि जम्मू एंड कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो साइन किया नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर अभी इंडिया का पार्ट तो बना नहीं है, तो हम मदद नहीं कर सकते। तो राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया। अब कश्मीर का डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन इंडिया की जिम्मेदारी हो जाती है। इसके साथ साथ नेहरू जी ने राजा हरि सिंह से यह भी डिमांड की थी शेख अब्दुल्ला जिसको जेल में बंद किया गया उसको भी निकालते और शेख अब्दुल्ला को पीएम बनाने के लिए नेहरू जी ने राजा को कन्विंस कर लिया था। जवाहरलाल नेहरू पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में थे कि जम्मू एंड कश्मीर के इंडिया से मर्जर की जब बात आएगी तो शेख अब्दुल्ला इंडिया के साथ खड़ा रहेगा। तो ये सारी चीजें सेट होने के बाद अगले दिन 27 अक्टूबर 1947 को इंडिया की सिख बटालियन कश्मीर में एयर ड्रॉप की जाती है और ये जो पाकिस्तान के लड़ाके आए हुए थे उन्होंने जो एरिया कैप्चर कर रखा था इनको पीछे करना स्टार्ट करती है। अब ये लड़ाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में बदल गई। अब 28 दिसंबर 1947 को इंडियन कैबिनेट डिस्कस करती है कि अगर ये मैटर यूएन में ले जाएंगे तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो हमने साइन कर रखा है, इसलिए यूएन पाकिस्तान को कश्मीर से बाहर निकालने का ऑर्डर देगा। और रही बात जम्मू एंड कश्मीर को बाद में इंडिया से मिलाने की तो उसको लेकर नेहरू जी कन्विंस थे कि फैसला इंडिया के हक में जाएगा। और अगर प्लेबिसाइड की नौबत आती है तो जम्मू और लद्दाख की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के फेवर में और कश्मीर में मैटर अगर फंसेगा तो शेख अब्दुल्ला जो है वो इंडिया के फेवर में है, वो लोगों को कन्विंस कर लेगा इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो ये सारी चीजें सोच के 21 अप्रैल 1948 को यूएन में पहुंचते हैं ये लोग। लेकिन उस टाइम पे यूएन के अंदर यूएसए का बहुत इंफ्लुएंस था और यूएसए पाकिस्तान के फेवर में था उस पर्टिकुलर टाइम पे। फिर इसके कुछ टाइम बाद यूएन का रेजोल्यूशन आता है जिसमें सबसे पहली चीज तो ये मेंशन थी कि जो जहां पे है वहीं पे वॉर को रोक दे और 1 जनवरी 1949 को इंडिया पाकिस्तान जहां पे थे वहीं पे रुक गए और उसी जगह को एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। दूसरी चीज यूएन ने कही कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या होगा इसका फैसला जम्मू एंड कश्मीर की जनता करेगी। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर से अपनी जितनी फोर्सेज है उनको बाहर निकालेगा, फिर इंडिया अपनी फोर्सेज को बाहर निकालेगी, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में प्लेबिसाइड होगा जो कि जम्मू एंड कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन करवाएगा, फिर डिसाइड होगा कि जम्मू एंड कश्मीर किस देश में जाके मिलेगा। अब इस पर्टिकुलर चीज के लिए नेहरू जी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि राजा हरि सिंह एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए थे जहां उनके जीने मरने की बात थी। तो आप उस पर्टिकुलर टाइम पे जो चाहते वो साइन करा सकते थे, मर्जर एग्रीमेंट वगैरह कोई भी शर्त वगैरह हो आप उस पर्टिकुलर टाइम पे मनवा सकते थे। और दूसरी चीज जब पाकिस्तान को इतना पीछे कर दिया था थोड़ा और पीछे कर देना चाहिए था, बीच में यूएन में जाने की क्या जरूरत थी। लेकिन नेहरू जी के सपोर्ट में जो लोग रहते हैं उनका ये मानना है कि अगर मिलिट्री के दम पे कश्मीर को ले लिया जाता तो वो एक टेम्परेरी सोल्यूशन होता। दूसरी दिक्कत इसमें यह आती कि पाकिस्तान का जो क्लेम था जूनागढ़ और हैदराबाद में कि दोनों स्टेट के राजा पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे, जूनागढ़ में तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी साइन हो गया था, सेम वही जम्मू एंड कश्मीर वाली सिचुएशन थी। तो वहां पे जो क्लेम था पाकिस्तान का वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो इसलिए नेहरू जी प्लेबिसाइड करा के जम्मू एंड कश्मीर को लेना चाहते थे। और दूसरी चीज नेहरू जी को शेख अब्दुल्ला पे बहुत कॉन्फिडेंस था जो आगे चल के शेख अब्दुल्ला ने उस कॉन्फिडेंस को तोड़ा। तो लेकिन यूएन का रेजोल्यूशन आ चुका था, यूएन के हिसाब से पाकिस्तान को पीछे हटना था, फिर प्लेबिसाइड होना था, तो ये सारी चीजें यूएन ने मेंशन कर दी थी। लेकिन जब पाकिस्तान था वो तो पीछे हटा नहीं और प्लेबिसाइड की जो बात थी वो तो जब तक पीछे हटेगा नहीं तब तक होगी कैसे। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ये डिस्कशन स्टार्ट हो गया कि जब तक ये होता नहीं है तब तक जम्मू एंड कश्मीर चलेगा कैसे। इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है ये क्या होंगे इस टाइम पे। तो इसको लेकर मल्टीपल डिस्कशन स्टार्ट हो गए थे इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में। तो तब तक के लिए टेम्परेरी प्रोविजन कुछ बना लेते हैं ताकि जम्मू एंड कश्मीर की प्रोग्रेस आगे होती रहे, इंडिया और जम्मू कश्मीर के रिलेशन जो है वो आगे बढ़ते। और जब ये सारी बातें चल रही थी तो इसी पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया भी आजाद हुआ था, इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। और इसमें मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कोई एक आदमी बैठ के नहीं बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को कई सारे लोग मिलकर बनाते हैं, इनमें माइनॉरिटी भी होते हैं, हर पार्टी के लोग इन्वॉल्व होते हैं। इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला जाता है। इसका काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। तो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें 299 मेंबर थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो उसको हेड कर रहे थे। और इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें जम्मू एंड कश्मीर के भी लोगों को ऐड कर दिया गया था ताकि जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया साथ में मिलकर चीजों को आगे बढ़ाएं और इसका कोई सोल्यूशन निकालें। और इस पर्टिकुलर टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर जो था उसका खुद का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था और ना ही उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी हुई थी। अब अगर आप जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है जो साइन हुआ था उसमें अगर 7th पॉइंट पे देखोगे तो इसमें लिखा है कि किसी भी कीमत पे फ्यूचर में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं चलेगा, बस फॉरेन अफेयर, डिफेंस और कम्युनिकेशन जो है इसके मैटर पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सकता है, वो भी कंसल्टेशन के साथ। तो इस बात का सोल्यूशन निकालने के लिए ये डिस्कशन स्टार्ट हो गए थे कि जो पॉइंट मेंशन है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में इनकी भी वैल्यू रहे और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के जो कुछ प्रोविजंस हैं वो भी जम्मू कश्मीर में लागू हो जाए। और इस चीज का सोल्यूशन गोपाल स्वामी अयंगर ने निकाला। इन्होंने एक टेम्परेरी और स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल 370 इंट्रोड्यूस किया और इसको इस तरीके से बनाया गया कि जम्मू एंड कश्मीर की ऑटोनॉमी भी बनी रहे और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन जो है वो भी जम्मू एंड कश्मीर में इंटीग्रेट हो। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो आर्टिकल 370 है इसमें था क्या। तो देखिए पहली चीज आर्टिकल 370 में ये थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सिर्फ 2 ही आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर पे लागू होंगे, एक आर्टिकल 1 और दूसरा आर्टिकल 370। इसके अलावा कोई और आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जम्मू एंड कश्मीर पे लागू नहीं होगा। आर्टिकल 1 में यह था कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट और ये जो फ्रेज है यूनियन ऑफ स्टेट इसमें जम्मू एंड कश्मीर भी है, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लेकर कोई भी विवाद नहीं है, चाहे वो जम्मू कश्मीर से कोई हो चाहे इंडिया से हो, दोनों लोग ये मानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट है। इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर का जो आगे चल के
कॉन्स्टिट्यूशन भी बना था उसमें भी सबसे पहला आर्टिकल में यही लिखा गया कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। तो अब ये तो आर्टिकल 1 की बात हो गई। अब आर्टिकल 370 में ये था कि इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो इंडिया के लिए तो कुछ भी लॉ बना सकता है, लेकिन इंडिया का पार्लियामेंट जम्मू एंड कश्मीर के लिए सिर्फ 3 चीजों पे ही रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है। और वो 3 चीजें क्या थी, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में मेंशन थी, मतलब कि फॉरेन अफेयर, डिफेंस और कम्युनिकेशन। और इन तीनों सब्जेक्ट पे भी जब लॉ बनाएगा इंडिया का पार्लियामेंट तो जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उससे भी कंसल्टेशन करेगा, एक बार बताना होगा। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इसके अलावा भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर के लिए कुछ प्रोविजन या कुछ लॉ वगैरह बना सकता है क्या? तो इसका आंसर है यस, बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है जो आर्टिकल 370 में मेंशन। तो उसमें यह है कि इंडिया ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन, अगर इसके अलावा इंडिया का कोई कानून जम्मू एंड कश्मीर में लागू करना है या कोई ऐसा प्रोविजन है जो जम्मू कश्मीर में लागू करना है तो सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करना होगा। लेकिन वो जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होगा वो तब इशू होगा जब जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो अप्रूवल देगी, उसके बाद ही वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है वो पास हो सकता है। बाकी इसके अलावा कोई भी और तरीका नहीं है इंडिया का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लागू करने का। तो कहने का मतलब यह है कि एक तरह से जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट होगी वही डिसाइड करेगी कि इंडिया का कौन सा प्रोविजन या लॉ उनको चाहिए। जैसे जीएसटी के टाइम पे आपने देखा होगा जब जीएसटी पूरे इंडिया में लागू हो गया था उसके भी कई दिन बाद जम्मू एंड कश्मीर में लागू हुआ था, क्योंकि तब तक जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दिया। और तीसरी चीज, ये जो आर्टिकल 370 है, जो तीसरा सेगमेंट है, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि आर्टिकल 370 को हटाया कैसे जा सकता, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे डिस्कशन होते थे कि ये जो आर्टिकल 370 है ये तो बस तब तक के लिए जब तक प्लेबिसाइड नहीं हो रहा, पाकिस्तान पीछे नहीं हट रहा है, बस तब तक जरूरत है, उसके बाद तो आर्टिकल 370 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आर्टिकल 370 को कैसे हटाया जाएगा उसमें ये लिखा था कि अगर आर्टिकल 370 को हटाना है तो जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट होगी सबसे पहले उससे अप्रूवल लेना होगा, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली होगी उससे अप्रूवल लेना होगा, और जब ये दोनों अप्रूवल दे देंगे उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होगा वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करेगा, उसके बाद आर्टिकल 370 हट जाएगा। लेकिन आगे चल के जो 370 को हटाने में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये आती है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और बनाने के बाद वो डिसॉल्व हो गई, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बची नहीं, और जब वो बची नहीं तो वो अप्रूवल कैसे देगी, यानी कि इसकी वजह से आर्टिकल 370 को हटाना बहुत ही टेढ़ी खीर हो गई। और यही रीजन था कि कश्मीर के लीडर एकदम कॉन्फिडेंट होकर बोलते थे कि आर्टिकल 370 कभी भी नहीं हट सकता, लेकिन हटाया गया और इतनी प्लानिंग के साथ हटाया गया कि हर कोई हैरान होगा। 5 साल पहले इसकी प्लानिंग करके इसको हटाया गया। अभी आगे एक एक चीज बताऊंगा कि किस तरीके से हटाया गया था और क्या क्या चीजें सेट की गई थी। तो उस टाइम पे जब आर्टिकल 370 लाया गया था तो हर कोई इससे एग्री था। शेख अब्दुल्ला को लगा कि आगे चल के डेमोक्रेसी आएगी, हेड ऑफ स्टेट बनेंगे। इधर राजा हरि सिंह ने कहा कि जैसे यूके में मोनार्की होती है, क्वीन और प्रिंस होते हैं, मैं भी वैसे ही बन जाऊंगा, तो वो भी एग्री हो गए। तो इस तरीके से हर कोई एग्री था आर्टिकल 370 आने से। और क्योंकि सबकी अंडरस्टैंडिंग थी कि प्लेबिसाइड होगा, पाकिस्तान पीछे जाएगा, तब तक के लिए है, तो ये तो टेम्परेरी है। तो इसी रीजन की वजह से आर्टिकल 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में ऐड किया गया। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्ट 21 में जितने भी टेम्परेरी प्रोविजन होते हैं उनको ऐड किया जाता है। तो इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का स्टेट बनकर काम करना स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद ईयर 1951 में जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात होती है और इसकी वजह से आर्टिकल 370 को हटाने का जो ऑप्शन था वो भी खत्म हो जाता है। तो अब इस पर्टिकुलर टाइम पे आर्टिकल 370 जो था वो आ चुका था, जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बन चुका था, दोनों में के साथ में काम कर रहे थे। लेकिन दिक्कत ये आ रही थी जो इंडिया की बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, बाकी भी जो प्रोविजन थे, बैंकिंग, इलेक्शन कमीशन, सीएजी, कई सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट्स, तो ये सारी चीजें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लागू नहीं हो पा रही थी। और इंडिया चाहता था कि उसका स्टेट जो है जम्मू एंड कश्मीर, उसके अंदर ये सारे प्रोविजन जो है वो ऐड हो। तो इन सारी चीजों को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू शेख अब्दुल्ला से बात करना स्टार्ट करते हैं और मल्टीपल मीटिंग होती है नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में, और दिल्ली के अंदर होती है, तो इसको दिल्ली एग्रीमेंट भी बोला जाता है। तो इन सब चीजों को लेकर जब नेहरू जी ने नेगोशिएशन स्टार्ट किया तो इधर से शेख अब्दुल्ला ने भी अपनी बातें रखना स्टार्ट की। उसने कहा कि आप प्रोविजन तो ऐड करना चाह रहे हो, लेकिन कश्मीर का अपना खुद का झंडा होगा, उसका खुद का अपना पीएम होगा जिसको सदर ए रियासत बोला जाएगा। इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर का एक स्टेट सब्जेक्ट लॉ 1927 था, इसकी भी डिमांड करी शेख अब्दुल्ला ने कि ये भी एप्लीकेबल होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि ये स्टेट सब्जेक्ट लॉ 1927 क्या है? तो देखिए 1927 में राजा हरि सिंह इसको लेके आए थे जम्मू एंड कश्मीर की जो लोकल पॉपुलेशन थी उनके राइट्स एंड आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि आसपास के एरिया के जो बिजनेसमैन थे और वर्कर थे उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर में आते थे तो वहां की आइडेंटिटी या डेमोग्राफी चेंज ना कर दें। इस वजह से इस लॉ को लाया गया था। इस लॉ में मेनली यही था कि बाहर से कोई आदमी आएगा तो वो लैंड नहीं खरीद सकता, गवर्नमेंट जॉब जो होगी वो उसको नहीं मिलेगी, जो जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट लोकल रहने वाले हैं उनको मिलेगी, परमानेंट रेजिडेंट कौन होगा वो डिसाइड होगा इसमें। तो ये सारी चीजें थी इसमें। तो जवाहरलाल नेहरू पे कहते हैं कि जो तीनों चीजें हैं, जो स्टेट लॉ है आपका 1927 वाला, झंडे वाला जो सिस्टम है, और जो दो पीएम की आप बात कर रहे हो, हम ये तीनों चीजें मान लेते हैं। लेकिन अब नेहरू जी ने ये कह तो दिया था, लेकिन ये करना आसान नहीं था, क्योंकि अगर जम्मू एंड कश्मीर में 2 फ्लैग होंगे, 2 प्राइम मिनिस्टर होंगे और स्टेट सब्जेक्ट लॉ मान लिया जाए तो ये तो एक तरह से इंडिया के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो गया। जो इंडिया के बाकी सिटीजन है
उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन हो गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, इनके हिसाब से तो इंडियन सिटीजन में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो मैं लखनऊ में रहता हूँ और मैं कल को गुड़गांव शिफ्ट हो जाता हूँ, तो कुछ टाइम बाद मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज की जा सकती है, मैं गुड़गांव से भी वोट कर सकता हूँ, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में मैं जाके 50 साल भी रह लूं तो ऐसा नहीं कर सकता। तो ये चीज इंडिया के बाकी जो स्टेट के लोग थे उनके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, क्योंकि वो लोग जम्मू एंड कश्मीर में जाके ना तो जमीन खरीद सकते, ना गवर्नमेंट जॉब उनको मिलेगी, चाहे वो कितने भी साल रह लें वहां पे। अभी डिस्क्रिमिनेशन तो था, लेकिन उसके बाद भी इसको लाया गया, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो होती है उनका यूज करके इसको लाया गया। और वो इसलिए लाया गया ताकि इंडिया के जो बाकी प्रोविजन है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, ये सारी चीजें जम्मू कश्मीर के अंदर भी लागू हों, और वो बहुत जरूरी थी। और यही वो टाइम था जब आर्टिकल 370 के अंडर आर्टिकल 35A लाया गया। और जिस तरीके से आर्टिकल 370 में मेंशन था कि पहले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाना होगा, फिर जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट होगी वो परमिशन देगी, तो ठीक उसी तरीके से आर्टिकल 35A को आर्टिकल 370 के अंदर लाया गया। इसीलिए आप देखोगे कि जो चीजें मेंशन है आर्टिकल 35A में, वो सब वही जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट सब्जेक्ट लॉ 1927 है उसी से मिलती जुलती है। अब क्योंकि इसकी वजह से 2 फ्लैग हो गए थे, 2 PM बन गए थे, और परमानेंट रेजिडेंस के जो रूल थे वो भी अलग थे, तो इसी वजह से आगे चल के लोग इसको कहते थे कि ये तो एक तरह से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ड्यूअल सिटीजनशिप। तो आगे चल के आर्टिकल 35A जो था उसको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे जब ये लागू हुआ था तो पूरे इंडिया में जश्न मनाया गया था। वो इसलिए क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेजॉरिटी ऑफ प्रोविजन जो थे वो इंप्लीमेंट हो गए थे जम्मू एंड कश्मीर में, और जम्मू एंड कश्मीर के लोग थे वो भी खुश हो गए थे, क्योंकि उनको लगा था कि जब तक प्लेबिसाइड होगा इंडिया के जो सिटीजन है वो यहाँ आके जमीनें खरीद लेंगे, यहाँ की सिटीजनशिप ले लेंगे, तो यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। तो ये जो आर्टिकल 35A है ये जो इंप्लीमेंट हो गया, तो इसकी वजह से उनकी डेमोग्राफी खराब नहीं होगी, तो वो भी बहुत खुश थे। अब देखिए जब आर्टिकल 35A इसको जब इंप्लीमेंट करने की बात चल रही थी, तो शेख अब्दुल्ला के तेवर और एम्बिशन दोनों बदल चुके थे। जो कॉन्फिडेंस वो इंडिया को पहले दे रहे थे, अब इस पर्टिकुलर टाइम पे वो चीज चेंज हो चुकी थी। इनफैक्ट हर चीज में वो मना करने लगे थे, और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से ये भी पता चला था कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ भी नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी थी। इनफैक्ट आर्टिकल 35A को ये रोकने के चक्कर में भी थे। तो फिर इसी टाइम पे इनके ऊपर एक देशद्रोह का केस सामने आता है, जिसे कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस भी कहते हैं। तो इस केस के चक्कर में शेख अब्दुल्ला को हटा दिया जाता है, और जो उनके डेप्यूटी PM थे बख्शी गुलाम मोहम्मद, उनको PM बना दिया जाता है। और फिर आर्टिकल 35A के जितने भी डिस्कशन होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं, और आगे चल के आर्टिकल 35A इंप्लीमेंट हो जाता है। उस टाइम पे यानी कि ईयर 1954 में हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, तो उन्होंने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 पास किया, जिसको जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, और फिर आर्टिकल 35A को आर्टिकल 370 के अंदर में ऐड कर दिया गया। ये जो 1954 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, इसी के थ्रू जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे जम्मू कश्मीर के अंदर ये डाले गए थे। इनफैक्ट 2019 से पहले अमेंडमेंट कर करके बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रोविजन वगैरह थे, जैसे कि बैंकिंग, फाइनेंस, CAG, इलेक्शन कमीशन वगैरह, हर चीज इसी 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में अमेंडमेंट कर करके डाले गए थे। जैसे जो PM की पोस्ट थी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, इसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 को अमेंड करके उसको चेंज करके CM कर दिया गया था, PM की जगह आप CM होने लगे। तो ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 97 आइटम्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यूनियन लिस्ट में मेंशन थे, उसमें से 94 आइटम जम्मू एंड कश्मीर में ऐड किए गए इसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को अमेंड कर करके। इसलिए आप देखोगे जब बहस वगैरह भी होती है जो इंडिया के अगेंस्ट में रहते हैं, तो कहते हैं कि दिल्ली एग्रीमेंट और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 से पहले की बात करो, उसके बाद की बात मत करो। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके सारी चीजें की गई। आगे चल के इंडिया के अंदर राजशाही जो थी उसको खत्म किया गया, इंडिया चाइना वॉर हुई, इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, पाकिस्तान की तरफ से इंसर्जेंसी भी काफी हुई जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि वॉर में पाकिस्तान हार रहा था, तो उसने कश्मीर में इंसर्जेंसी करके कश्मीर के अंदर जो प्रॉक्सी वॉर वगैरह होती है उसका सहारा लिया, जिसकी वजह से मल्टीपल ऐसे इवेंट हुए, 40,000 से ज्यादा लोगों की जान गई और हजारों इंडियन आर्मी के जवान शहीद हुए। तो इस पूरे टाइम पे कश्मीर में क्या क्या इवेंट हुए, कितना अनरेस्ट था, वो आपको ऑलरेडी पता है। तो ये सारे इवेंट हुए, इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रीजन की जो डेमोग्राफी थी वो भी चेंज हुई, और वो कैसे हुई एक बार जल्दी से वो भी दिखा देता हूं आपको। उसके बाद डायरेक्ट आर्टिकल 370 कैसे हटा उसकी बात करें। ये लाइन है, ये जम्मू से शुरू होती है NJ 9842 तक, यही लाइन LOC है जहां पे लड़ाई रुकी थी। इसके बाद कई सालों बाद इंडिया को पता चलता है कि पाकिस्तान इस एरिया को लेने का प्लान कर रहा है, तो इंडिया सियाचिन ग्लेशियर जो था उसके अंदर भी अपनी आर्मी बैठा देती है, जिसे NJ 9842 से बढ़ के LOC जो है वो यहां तक हो गई। इस पॉइंट को इंदिरा कोल कहा जाता है। फिर आगे चल के आपको पता है कि चाइना ने हमसे ये पार्ट ले लिया। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये 3 पार्ट में चल रहा है। ये पार्ट जिसको सक्शाम वैली बोलते हैं, तो ये पार्ट तो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। बाकी जो एरिया है उसको पाकिस्तान ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक गिलगिट बाल्टिस्तान जिसको पाकिस्तान खुद चला रहा है, और दूसरा ये मीरपुर मुजफ्फराबाद वाला एरिया जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर के नाम से बुलाता है। इसको पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट कहता है। यहाँ पे इन्होंने एक अलग से प्रेसिडेंट, PM ये सब अपॉइंट कर दिए, हालांकि चलाता इसको पाकिस्तान नहीं है। और अब बात करते हैं कि जो आर्टिकल 370 है ये हटा कैसे। तो देखिए होता क्या है कि सेम टाइम पे बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बहुत तेजी से ऊपर आ रही थी, और बीजेपी के जो नेता थे वो आर्टिकल 370 और नेहरू जी ने जिस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को डील किया था इससे बहुत गुस्सा थी। इनफैक्ट बीजेपी ने आगे चल के अपने मैनिफेस्टो में भी डाल रखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आर्टिकल 370 को हटा देंगे। लेकिन हो ये रहा था कि बीजेपी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर चुनाव तो लड़ रही थी, लेकिन उतनी सीट्स नहीं मिल रही थी। और फिर इसके बाद ईयर आता है 2014, और फिर 25 नवंबर 2014 से 20 दिसंबर 2014 तक जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन होते हैं, और बीजेपी पूरी जान लगा के इलेक्शन लड़ती है। और इस बार जब रिजल्ट आता है तो हर कोई शॉक था। बीजेपी जिसको ज्यादा सीटें नहीं मिलती थी जम्मू एंड कश्मीर में, उसको 25 सीटें मिली, जो कि PDP से 3 सीटें पीछे थी। PDP को 28 सीट मिली थी। और इस इलेक्शन में बीजेपी ने जो नंबर अचीव किया था उसकी वजह से सिचुएशन ऐसी बन रही थी कि बीजेपी के सपोर्ट के बिना जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट बनाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बाकी जितनी पार्टी थी उनमें भी लड़ाई थी। तो फिर यहां से बीजेपी ने क्या किया, PDP जो कि आइडियोलॉजिकली बिल्कुल अपोजिट है बीजेपी से, उससे बात करना स्टार्ट किया। और अचानक से पता चलता है कि 25 फरवरी 2015 को अमित शाह और महबूबा मुफ्ती प्रेस
कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और फिर 1 मार्च 2015 को दोनों मिलकर जम्मू एंड कश्मीर में सरकार बना लेते हैं। ये पहली बार था जब बीजेपी ने पीडीपी का सपोर्ट किया था और ये जो डेट है 1 मार्च 2015, ऐसा माना जाता है कि इसी दिन आर्टिकल 370 हटाने की नींव रख दी गई थी। जो डिमांड थी पीडीपी की, बीजेपी ने सारी की सारी मान ली थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद को सीएम बनाना था, बीजेपी मान गई और बीजेपी के निर्मल कुमार सिंह जो थे उनको डेप्यूटी सीएम बना दिया गया था। और बीजेपी इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करती है, वो चुपचाप मान जाती है। अब इसके 1-2 साल तक ये लोग सरकार चलाते हैं। उसके बाद डेट आती है 19 जून 2018 और ऐसा माना जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम तक बीजेपी ने अपनी पूरी प्लानिंग कर ली थी। हालांकि ये एक असम्पशन है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो अब होता क्या है कि 19 जून 2018 को अचानक से बीजेपी ने सपोर्ट वापस ले लिया पीडीपी से। तो अब सपोर्ट वापस ले लिया तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि टेक्निकली उस पर्टिकुलर टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी गवर्नमेंट नहीं बची और जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 92 के हिसाब से जब ऐसी सिचुएशन होगी, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट का ब्रेकडाउन होगा या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होगा, तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल नहीं लगेगा। उसकी बजाय शुरू के जो 6 मंथ होंगे उसमें जम्मू एंड कश्मीर का जो गवर्नर होगा वो चलाएगा जम्मू एंड कश्मीर को। अब इसके बाद क्या होता है कि 23 अगस्त 2018 को सत्यपाल मलिक को गवर्नर बना के जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भेजा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे इनके ऊपर जो इंडियन गवर्नमेंट थी उनको बहुत कॉन्फिडेंस था कि बहुत सही से उस चीज को हैंडल करेंगे। सत्यपाल मलिक 2012 में ये बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी बन चुके थे, तो इनके ऊपर बीजेपी को कॉन्फिडेंस बहुत था। तो इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएशन ये थी कि गवर्नमेंट कोई थी नहीं और गवर्नर जो था वो ये सारी चीजें डील कर रहा था। लेकिन सत्यपाल मलिक जी के जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आके गवर्नर बन जाने से काम पूरा नहीं होना था। असली गेम शुरू होना था 6 महीने बाद जब प्रेसिडेंट रूल लगेगा और सब लोग उसी का वेट कर रहे थे कि 6 महीने पूरे हो और प्रेसिडेंट रूल लगे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अभी जो 6 महीने बचे थे, इस बीच में अगर गवर्नमेंट बन जाती तो दिक्कत आती आर्टिकल 370 को हटाने में। देखिए अभी थोड़ा सा वेट करिएगा, ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ अभी सेंस करेंगी, ये सारी चीजें आके एक ही जगह मिलेंगी। तो ये जो 6 महीने का टाइम था, इस पर्टिकुलर टाइम पे बीजेपी का बिल्कुल मन नहीं था गवर्नमेंट बनाने का, तो अपना चुपचाप बैठ जाती है। अब बीजेपी तो बैठ जाती है, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि बाकी पार्टियां जो थी जैसे पीडीपी, कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, इन सब के डिस्कशन स्टार्ट हो जाते हैं और ये सब अपने डिफरेंसेस जो थे इनके उनको दूर करके 21 नवंबर 2018 को, यानी कि 6 महीने पूरे होने से जस्ट 1 महीना पहले ही कोशिश करते हैं गवर्नमेंट बनाने की और ये तीनों पार्टियां एक साथ आ जाती हैं। और ये जो तीनों पार्टियां थी ये उस पर्टिकुलर टाइम पे क्लूलेस थी, ये सरकार बनाने में लगी थी, लेकिन इनको कुछ आइडिया नहीं था कि आगे होने क्या वाला है। तो इसके बाद 21 नवंबर 2018 को ये जो पार्टियां थी ये गवर्नर यानी कि सत्यपाल मलिक को रीच करती है। महबूबा मुफ्ती गवर्नमेंट बनाने के लिए सबसे पहले तो फोन वगैरह ट्राई करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठता है। उसके बाद वो फैक्स भेजती है गवर्नमेंट बनाने के लिए गवर्नर सत्यपाल मलिक को, लेकिन आप कोइंसिडेंस देखिए उसी पर्टिकुलर टाइम पे फैक्स मशीन खराब हो जाती है। अब देखिए 21 नवंबर 2018 की जो डेट थी वो तो टल गई थी, लेकिन 6 महीने कंप्लीट होने में अभी टाइम था। 20 दिसंबर 2018 को 6 महीने कंप्लीट होने थे। तो इसी बीच गवर्नर सत्यपाल मलिक जो थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेजते हैं कि जिस तरीके के हालात है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर और जिस तरीके से पार्टियों में मारामारी मची हुई है, तो यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि एमएलए वगैरह जो है उनको खरीदने की या फिर पैसे देके अपनी तरफ करने की ये सारी चीजें होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट फॉर्म करना सही नहीं है और ये जो रिकमेंडेशन थी ये एक्सेप्ट हो जाती है। अब इसके बाद डेट आती है 20 दिसंबर 2018। इस दिन 6 महीने पूरे होते हैं और जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो प्रेसिडेंट रूल है वो लग जाता है। अब जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है तो प्रेसिडेंट खुद आके स्टेट को नहीं चलाते हैं, वो एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं जिसमें सारी चीजें मेंशन होती हैं कि उनके बिहाफ पे स्टेट को कौन चलाएगा और कैसे चलाएगा। उस नोटिफिकेशन में सारी चीजें मेंशन होती है। तो सेम चीज जम्मू एंड कश्मीर के केस में भी होती है। 20 दिसंबर 2018 को 6 महीने पूरे होते हैं और 19 दिसंबर 2018 को प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं। ये है वो नोटिफिकेशन। इसके सेकंड पेज के फर्स्ट पार्ट को देखिए, इसमें मेंशन है कि जो गवर्नर है वही प्रेसिडेंट के बिहाफ पे जम्मू एंड कश्मीर को चलाएगा, जो कि सत्यपाल मलिक है। अब आप कहोगे कि ये जो 6 महीने थे इसका क्यों वेट हो रहा था? इस पर्टिकुलर टाइम पे भी तो गवर्नर सत्यपाल मलिक ही थे और वही जम्मू एंड कश्मीर को चला रहे थे। तो देखिए प्रेसिडेंट रूल लगने से पहले गवर्नर के हाथ में ज्यादा पावर नहीं थी, लेकिन 6 महीने कंप्लीट होने के बाद जब प्रेसिडेंट रूल लगा तो गवर्नर के हाथ में बहुत सारी पावर आ गई। इस प्रेसिडेंट रूल लगने और प्रेसिडेंट का जो नोटिफिकेशन आया था इसकी वजह से जो गवर्नर था जम्मू एंड कश्मीर का यानी कि सत्यपाल मलिक, उनके पास इतनी पावर आ गई थी जितनी एक देश के प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। सिंपल भाषा में बस इतना समझ लीजिए कि जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, वो जम्मू एंड कश्मीर के पीएम की तरह एक्ट करने लगे थे। अब आते हैं दूसरी बात पे। अब इसी नोटिफिकेशन में फर्स्ट पेज के खास सेक्शन में देखिए, इसमें यह है कि देखिए जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट है नहीं, विधानसभा जो है वो भंग हो रखी है। तो विधानसभा का जो काम है वो किसी न किसी को तो करना होगा ना, तो करेगा कौन? तो इस प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन का जो खास सेक्शन है तो इसमें ये चीज बताई गई है क्योंकि विधानसभा भंग हो गई है तो उसकी जगह पे इंडिया का जो पार्लियामेंट है उसके बिहाफ पे एक्ट करेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 6 महीने का वेट क्यों हो रहा और ये जो प्रेसिडेंट रूल आने के बाद जो नोटिफिकेशन आया था ये कितना इंपॉर्टेंट हुआ। इससे हुआ ये कि जम्मू एंड कश्मीर की जो पीएम की पोजीशन थी वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भेजे गए गवर्नर सत्यपाल मलिक उनकी हो गई और जम्मू एंड कश्मीर की जो पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इंडिया की पार्लियामेंट हो गई। अब आगे चल के अगर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कोई चीज लानी है तो उसके अप्रूवल में जो दिक्कत आती थी वो खत्म हो गई इस एक नोटिफिकेशन से। मतलब कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला वगैरह इनकी जो पार्टियां थी इनके हाथ से पावर शिफ्ट होकर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पहुंच गई थी। अब इतना काम करने के बाद जम्मू एंड कश्मीर की जो सिक्योरिटी थी
उसके ऊपर ध्यान दिया गया, क्योंकि कई सारी दिक्कतें खड़ी हो सकती थी। सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो होता है वो खड़ा हो सकता था, पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन आ सकता था। तो इस चीज को लेके ऐसा कहा जाता है कि अजीत डोभाल, लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों और जनरल विपिन रावत और इनके साथ मिलकर अमित शाह ने मीटिंग करी थी, और एक मीटिंग लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों के घर पे भी हुई थी। अब देखिए, ये जो पर्टिकुलर चीज मैं बता रहा हूँ इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने मीटिंग की टाइमिंग वगैरह ट्रैक करके और कुछ बुक लिखी गई है, उनको जब मिलाया गया तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग थे जो इन्वॉल्व थे सिक्योरिटी को हैंडल करने के लिए। इसके बाद इसमें एक दो चीजें और बताई गई कि 1000 से ज्यादा जो सैटेलाइट फोन थे वो हाई रैंक ऑफिसर जो थे उनको दिए गए, उनको अलाउ नहीं था कि नॉर्मल फोन से वो लोग बात करें। और 20 C-17 ट्रांसपोर्ट कैरियर जो थे इनको रेडी किया गया 45,000 पैरामिलिट्री को जल्दी से जल्दी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डिप्लॉय करने के लिए। और 5 अगस्त 2019 की जो डेट थी वो डिसाइड हुई थी आर्टिकल 370 को हटाने के लिए, और इसी के हिसाब से सारे अरेंजमेंट किए जा रहे थे सिक्योरिटी वगैरह को देख के। लेकिन इसी बीच में अमरनाथ यात्रा जो थी वो भी थी। तो 2 अगस्त 2019 को एक एडवाइजरी जारी की जाती है कि डिवोटीज यात्रा बीच में ही रोक दें और जो कश्मीर वैली है उसको छोड़ के वहां से बाहर चले जाएं। अब यहां से लोगों को लगने लगा था कि शायद कुछ बड़ा होने वाला जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। फिर इसके 2 दिन बाद 4 अगस्त 2019 को जितने कश्मीर के लोकल लीडर थे इनको हाउस अरेस्ट नजरबंद कर दिया गया और मोबाइल भी ले लिए गए। और उसी दिन रात में धारा 144 भी लागू कर दी गई। और इसमें यह भी बताया गया कि 4 अगस्त की जो रात थी, आधी रात में पीएम मोदी जो थे वो एक सीक्रेट गाड़ी में प्रेसिडेंट हाउस पहुंचते हैं, और ऐसा माना जाता है कि 5 अगस्त 2019 को यानी कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो होना था उसके डिस्कशन के बारे में बात करने के लिए गए थे। अब इसके बाद वो दिन आ जाता है जिस दिन आर्टिकल 370 को हटाना था, यानी कि 5 अगस्त 2019 मॉर्निंग का टाइम था। और मॉर्निंग में ही इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो एक नोटिस इशू करते हैं, ये उस नोटिस की कॉपी है। अब देखिए, क्वेश्चन ये है कि ये नोटिफिकेशन का मतलब क्या था और इसको इशू क्यों किया गया। तो देखिए, शुरू में मैंने एक चीज बताई थी आपको, आर्टिकल 370 को हटाने के लिए एक प्रोसेस है जिसमें जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से परमिशन लेनी होगी, तभी आर्टिकल 370 हट सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है जम्मू एंड कश्मीर की वो तो डिसॉल्व हो गई, वो तो है नहीं, तो फिर अप्रूवल कौन देगा। तो ये जो प्रेसिडेंट का नोटिफिकेशन आया था मॉर्निंग में, ये उसी चीज का सोल्यूशन था इसके अंदर। इस नोटिफिकेशन की पहली लाइन पढ़िए, हमने जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट से परमिशन ले ली है, यानी कि सत्यपाल मलिक से परमिशन ले ली है। बाकी नीचे इसमें पूरा लिखा गया है, इसमें सिंपल सा मतलब यह है कि आज से जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला जाएगा। ये देखिए 2D जो है इसमें लिखा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, लीगली ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी चीज का नाम चेंज करके उसका कुछ और नाम कर दो। तो देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 367 में ऐसे अमेंडमेंट होते हैं और ये चीज की जा सकती है। इसके साथ साथ फर्स्ट पॉइंट का पहला और दूसरा पार्ट देखिए, ये कह रहा है कि ये जो प्रेसिडेंट ऑर्डर 1954 था जिसको अमेंड कर करके जम्मू एंड कश्मीर में प्रोविजन वगैरह ऐड किए गए, इसको पूरी तरीके से हटा के उसकी जगह ये नया प्रेसिडेंट ऑर्डर 2019 है, ये लागू होगा। इसमें यह है कि जो भी इंडिया का कानून होगा वो एज इट इज जम्मू एंड कश्मीर पे लागू हो जाएगा बिना किसी एक्सेप्शन के। तो मॉर्निंग में जैसे ही नोटिफिकेशन आया, इसके आते ही आर्टिकल 35A वगैरह सब राइट अवे खत्म हो गए। अब इसके थोड़ी देर बाद अमित शाह राज्यसभा पहुंचते हैं, लेकिन अमित शाह जब राज्यसभा के अंदर घुस रहे थे तो एक रिपोर्टर ने इनकी फोटोग्राफ ले ली थी एक डॉक्यूमेंट के साथ। ये वो पिक थी, इसको आप जूम करोगे तो ये फोटो है। इसमें मेंशन है कि कौन कब क्या काम करेगा, और इससे ही समझ में आ गया था कि रात में पीएम मोदी प्रेसिडेंट से मिलने क्यों गए थे। और पूरे मीडिया में इस पिक की वजह से हल्ला हो गया था और लोगों को समझ में आ गया था कि आर्टिकल 370 हटाने की तैयारी चल रही है। तो इसके बाद अमित शाह जो थे उनकी एंट्री राज्यसभा के अंदर होती है, और अब टाइम था आर्टिकल 370 का पूरी तरीके से हटने का। अब यहाँ पे अमित शाह जो थे वो रेजोल्यूशन लेके आए थे, और उनका काम यह था कि इस रेजोल्यूशन को पास कराना, यानी कि अब वोटिंग होगी राज्यसभा और लोकसभा में, और अगर मेजोरिटी में वोटिंग आ जाती है तो ये रेजोल्यूशन है ये पास हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि इस रेजोल्यूशन के अंदर था क्या। तो देखिए, ये उस रेजोल्यूशन की कॉपी है। तो इसमें यह था कि आर्टिकल 370 के जितने भी पार्ट हैं ये सारे के सारे खत्म होंगे। दूसरी चीज, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज जम्मू एंड कश्मीर पर लागू हो जाएगा बिना किसी एक्सेप्शन के। और इस रेजोल्यूशन को इस तरीके से बनाया गया था कि आगे चल के कोई और गवर्नमेंट भी आएगी तो उसको भी हटाने में दिक्कत आएगी। तो इसके बाद वोटिंग हुई लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पे रेजोल्यूशन पास हो गया, और जैसे ही पास हुआ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव कर दिया। अब ये होते ही आर्टिकल 370 पूरी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर से हट चुका था, और अब इंडियन गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर में रूल बनाने के लिए उसको अप्रूवल नहीं लेना होगा। तो इस तरीके से आर्टिकल 370 को हटाया गया। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं, ट्राया ऐप डाउनलोड करके अपना फ्री हेयर टच। क्या बात है यार, ऐसे ये यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन भाई देखा जाए ना आर्टिकल 370 भाई हट गया नो डाउट। और बाद में भाई कश्मीर में डेवलपमेंट हुई है बहुत तेजी से, और उधर एक जहाँ पर जो भाई रह रहा है ना उसको ये पता है कि मेरे क्या एक हालात है, मुझे क्या एक डिसीजन लेना चाहिए, या अगर कोई गवर्नमेंट हमारे ऊपर कोई डिसीजन लेती है तो वो एक बात बहुत एक बेहतर है। लेकिन उसके बाद भाई एक हजारों आर्टिकल हमने देखे, हजारों लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सुने, किसी ने ये नहीं बोला कि ये फैसला गलत हुआ है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो भाई हमने हर एक मामले में टांग ऐसे घुसानी होती है। नो डाउट हमारे हालात बहुत खराब रहते हैं, लेकिन हम अगले का सोचते रहते हैं कि तो आप क्या कर रहे हैं। और यही एक चीज हुई उमर भाई, जब इमरान खान ने बोला था कि आर्टिकल 370 हट गया है, अब इंडिया के साथ हमारी टोटली एक ट्रेड ही बंद है। मुझे तो ये गलत फैसला, मुझे इस लॉजिक का समझ ही नहीं लगा। जो मतलब के कश्मीर के साथ हमारा लेन देन ही नहीं है, एक पॉलिटिक्स इन्होंने मतलब के चमकानी होती है, लिहाजा वो खुश है, उनके पास हर चीज है, उनका लाइफस्टाइल हमसे ज्यादा एक बेटर है। लेकिन
इमरान खान ने भाई इधर से बोल दिया आर्टिकल 370 रिमूव हुआ है, हम इंडिया के साथ ट्रेड बंद करते हैं, तो उससे हमारे ही हालात खराब हुए थे। आपको पता है कि जब ये आर्टिकल 370 हटा, हाँ। सबसे ज्यादा डैमेज हुआ पंजाब के जो वहाँ के किसान और जो हमारे किसान। ऐसे। टमाटर की प्राइस आपने देखी होगी एकदम 400 तक गई। अदरक ये जो भी सब्जियां वगैरह 600 700 तक। मैंने ये चीज देखी, अगर इमरान खान की हुकूमत उस टाइम ये स्टेप ना लेती, जो सबसे ज्यादा अरशद भाई कोई भी हुकूमत चाहे उस टाइम इमरान खान की होती या नून लीग की या पीपल पार्टी की, कोई भी हुकूमत जिसके साथ आप बातें शेयर करते हो ना, उसके साथ किसी भी कीमत पे आपको ट्रेड नहीं बंद करनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे आसान जरिया होता है बसों पे, ट्रकों पे, ट्रेन पे। जो आप देखें उसमें ये था कि जो हमारे हम जो इंडिया से ये मिसालें वगैरह लेते थे, वो यहाँ से जाने दुबई से अप्रूव होके दोबारा शिपों के जरिए पाकिस्तान आना, तो आप फिर खुद देख लें उस पर टैक्सीज व उस पर कितना खर्चा या क्या कुछ न, जो चीज मेडिसिन कितनी महंगी, जो चीज बहुत हुई, जो कम से कम 400 से 500% मेडिसिन उससे लेकर आज तक महंगी हो चुकी है। वही है, यानी कि जो चीज इंडिया से में डायरेक्ट 20-25 रुपए की मिलनी थी, वो 200-250 रुपए में पड़ी दुबई के रास्ते से। लेकिन ये हमारा गलत स्टेप था। लेकिन ये चीज देखिए, अगर आर्टिकल 370 हटा है ना, वहाँ पे डेवलपमेंट्स बहुत हो गई, कश्मीरियों के जो ट्रेन्स बहुत चली है। वो आई थिंक क्या मान भाई श्रीनगर दिल्ली को कनेक्ट किया, ट्रेन चल की टोटली कॉलेजेस वो ब्रिज जो बना है टॉप लेवल के मेडिकल से रेलेवेंट, आईटी से रेलेवेंट हर तरह के वहाँ पे भाई उन्होंने जाके अदारे, एजुकेशनल अदारे जाके बनाए हैं ऐसे। ठीक है ना। भाई एक चीज है कि आर्टिकल 370 जो है ना, जो तो इंडिया ने हटाया था जी, ठीक हो गया। उसके बाद इमरान खान की हुकूमत आई, उसने जनाब इंडिया के साथ मुकम्मल बाईकाट कर दी, ट्रेड बंद कर दी। उसके बाद इमरान खान जेल में चला गया। उसके बाद गवर्नमेंट आई शहबाज शरीफ की, तो क्या वो ट्रेड दोबारा नहीं चालू हो सकती थी? क्योंकि इंडिया की तरफ से फिर उन्होंने भी बंद कर दी, इंडिया ने भी बंद कर दी। अगर ये चाहते दोबारा ट्रेड करना तो क्या नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन इन्होंने वो सिस्टम जो है वो एक साइड पर रख दिया, उसका मुद्दा उस पर डाल दिया। आप कुछ नहीं किया और उसका सारा मुद्दा जो उस पर डाल दिया, और आप इन्होंने जो 70,000 की मोटरसाइकिल थी वो 1.5 लाख में कर दी, जो अपना 55,000 की थी वो 1,05,000 की कर दी। तो जो चीजें इन्होंने उठाई हैं, तो ये ट्रेड खोल सकते थे। उसने कौन सा उस पे ताला लगा के दिया था कि ये सारी जिंदगी वो ट्रेड नहीं स्टेप काट सकते थे। मेरी एक छोटी सी भाई, आप हर बात पर हाँ कर रहे हैं, मेरी बात सुनो। जो इंडिया है वो कोई छोटा सा मुल्क है नहीं, या वो हमसे मतलब के कमजोर है नहीं। आप अगर मतलब के इतना बढ़ चढ़ कर फैसला लेते हैं, ट्रेड बंद कर देते हैं, आप अगर इंडिया खोलते ही नहीं, उस चीज को अप्रूव ही नहीं करता, तो इसमें हम क्या करें? पहले भाई तो बोला कि वो अप्रूव ना करें, चाहे जो भी हुकूमत आए। ये जो डिसीजन लेते ही नहीं, यहाँ तक के वार स्टार्ट हो जाती, मुल्क नहीं ये डिसीजन लेते। एक दूसरे चाइना और इंडिया कर नहीं रहे, कर रहे हैं ना, सारा कुछ कर रहे हैं। उस बंदे को, उस पागल को जरूरत ही क्या थी ये चीज? दुनिया में दो सबसे बड़े कॉम्पिटेंट है, चाइना और अमेरिका, और सबसे ज्यादा उनकी 600-700 बिलियन की ट्रेड होती है। सबसे ज्यादा उनके आपस में ये जो क्या कोल्ड वार चल रहा है आज के दौर में। लेकिन ये इस स्टेप से हमें नुकसान हुआ, अभी तक भुगत रहे भाई। वो इंडिया इस खित्ते में साउथ एशिया का चौधरी है, मतलब श्रीलंका, अफगानिस्तान सारे, हम उसके आगे कुछ भी नहीं है। अब जब हमने ट्रेड किया, वही बात है, मैंने बोला वो अप्रूवल नहीं देता, उसकी मर्जी। वो भाई कोशिश ही नहीं की, अप्रूवल कैसे देगा? कल भी किसने कोशिश की है? किस बंदे ने कोशिश की है? तो भाई ये स्टेप लिया क्यों था? इस एक मिनट, हाँ जी, इस चीज की अप्रूवल लेने तो आप नहीं गए भाई। मेरी बात सुन ले पहले, स्टेप क्यों लिया था? क्यों मेरी बात तो पहले सुन ले यार, वजह क्या बनी? क्या उन्होंने आर्टिकल 370 हटाया, उनका अपना फैसला था, ठीक है, उनका अपना फैसला था, इनका अपना फैसला था। जब उस बंदे को इन्होंने पकड़ कर जेल में डाल दिया, उसके बाद ये ट्रेड चला सकते नहीं चला सकते? इन्होंने कोशिश ही नहीं की। किस इमरान खान बंद करके किया है? यार वो मोर ताला लगा कर गया था, तो उसने बंद क्यों? मेरी बात क्यों बंद की ना? अब आप क्यों बंद? ये क्या है? उसने बंद क्यों? ये क्या है? उसने बंद क्यों की थी?
जो समझ में आया उसने काम किया। गलत फैसला है। अच्छा गलत फैसला है। अच्छा, जो इन्होंने काम किया है, क्या? अभी भी ये इंडिया से वो मरियम नवाज के बेटे के लिए इन्होंने मशीनरी मंगवाई है, वो किस ट्रेड के थ्रू आ रही है, वो किस ट्रेड के थ्रू आई है? किसके क्या जो ये मरियम नवाज का बेटा है उसकी जो किसका क्या सबूत है इसके? आप बताएं ना। वो आपके इधर हाथ में आकर सबूत देंगे। नहीं आप एक मिनट मेरी बात मैंने बात ही गलत है। आपके हाथ में पकड़ा है सबूत क्या है। आप क्या फिर आपको यकीन है कि आपके हाथ में सबूत है? इसके होने या होने की सबूत है आपके पास? नहीं सबूत है ही नहीं। बताओ। यार ये सारी सबूत मीडिया है, पे आप जो बताएं लाई ना। थी, मेरी बात अच्छा, मेरे सुनिए। पास नहीं होगा, आपके पास है सबूत? नहीं आपके नहीं पास है? किसी के पास नहीं। भी उसने मशीन इमरान खान का सबूत दिखाओ जो उसने उसको उनको ट्रेड बंद किया। उसने ट्रेड बंद किया ना, सबूत दे मुझे। क्या मैं दे दूं आपको? पूरे दे सबूत है। इधर दे दूंगा इधर दे। तो एक मिनट। इमरान खान ने बयान दिया, खुद बयान आके बोला किसने न्यूज़ के दिया? ऊपर भाई हम ये मेरी बात सुन, ये वही चुतिया सिस्टम है जो सारी जिंदगी ऐसे ही अपनी करना तरफ है। आप उनके भाई ने नहीं आना। हाँ, भाई ने नहीं आना। हाँ जी। भाई ने नहीं उसने आना। गलत किया, मुल्क को तबाह कर मरियम दिया। नवाज ने जो अपने बेटे को फैक्ट्री लगवा कर दी है, किधर? वो सारी मशीनरी किस देश से आई है? किधर किधर लगा के? घर में आपने उसका अपने घर में क्यों वैल्यू बढ़वाई है? कहाँ से लिए? क्या है? अगर बांध नहीं ट्रेड का सबूत तो बांध क्यों किया? या, क्या दिक्कत है? यार उसने ट्रेड, मैंने ये बोला कि गलत फैसला था, मुल्क का नुकसान हुआ उससे। तो आपने मुल्क का फायदा कौन कर दिया वो मुझे एक चीज बता दें। चले यार 70,000 की मोटरसाइकिल आपने 1.5 लाख में दी है, वो आपने मुल्क का फायदा किया। तो उसके वो गरीब आवाम के ऊपर आपने छुरा चलाया है। नहीं भाई, हाँ, उसके दौर से चीजें खराब हो गई। यार उसके दौर में कीमत कम मेरा दिमाग बड़ा खराब होता है, ठीक है। ये वाली बात जब इमरान का तेल पकड़ा गया, 150 लीटर पेट्रोल था, तो आज कहां पर हम पहुंचे हुए हैं? तो डॉलर कहां पे था? इसने बोला डॉलर 170 पे था, आप 300 रुपए। कौन सी चीज सस्ती आपने की है? कितने रुपए लीटर था? कौन सी चीज आपने सस्ती की है? 63 63 रुपए था। कोई तो चीज फिर सस्ती डबल की है कैसे आपने? हो गया? डबल कैसे हो गया? किसके 2018 में जवाहर शरीफ के दौर में वो 63 रुपए था, वो 150 रुपए डबल क्यों हो गया? डॉलर का कितना था? सरकारी की हुकूमत की थी उसको कितने तो फिर सरदारी की तो फिर नवाज शरीफ की 90 में तो फिर मुशर्रफ की दौर पे चले जाए, मुशर्रफ के दौर पे बनाया हुआ और कुछ भी नहीं है। ऐसे फिर बढ़ती गई। ओ यार उसने बनाया था। चलो वो गंदे हैं तो एक मैं भी मिनट। गंदा हो जाऊं, ये भाई कौन सी भाई है? बात एक मिनट बात पॉलिटिक्स है। सुने ना, उसने चलो सिर्फ ये अच्छे हैं, बाकी सब जब इनकी हुकूमत आई तो ये कम कर देते हाँ, ये अच्छे हैं। उससे 3 गुना बढ़ा दिया उन्होंने, ये कम कर देते आकर। और सब क्या कह रहे हैं उनकी तो सुने। उनकी भी सुनो, शुरू से होता है। चलो इमरान खान ने तो पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, जी ठीक है ना, बढ़ा दी उसने, हमने मान लिया। मान दी। जब उनकी हुकूमत आई है नून लीग की और पीपल पार्टी की, तो ये कम करते, उससे इन्होंने 3 गुना ऊपर तो कर भाई दिया। वो महंगाई करके क्या था? अच्छा जो एक महंगाई पे मोर लगा दिया था, अच्छा, एक वो उस वक्त पता क्या नारा चलता से तो था? बात जब इमरान खान की हुकूमत थी ना, तो उस वक्त एक ही नारा चलता था, यार जब चीजें महंगी हो जाए ना तो समझो मुल्क का वजीर आज़म चोर है। यार, तो यार एक तो बात महंगाई समझना। छोड़ो, जमीन से आसमान को छू रही हैं, तो आप वजीर आज़म चोर नहीं है। ये ऐसे कहीं चोर है। और तब तो नीचे नीचे तब आपका वजीर आज़म बोलता था, मैं अपने कपड़े में कपड़े में दूंगा। यार तब इमरान साहब को पूरा करो। मैं तो मानता हूँ। यार मेहर भाई मैं तो एक मानता हूँ मिनट, आपने बोला कि भाई 2023 में जो है ना 150 रुपए था, तो इन्होंने भाई डबल कर दिया, नीचे क्या ट्रिपल कर दिया है। ट्रिपल कर दिया। हाँ जी। तो फिर जब आप 2018 में 80 रुपए या 60 रुपए ले रहे थे, तो फिर वो 150 रुपए इमरान का क्यों लेके गया? सिर्फ ये बता। ये सब बराबर है। ये हमने मान लिया यार, मान लो। यार पहले हमने कहा कि हमने मान लिया कि तो फिर ये भी मान लो। ऊपर किया है। नहीं तो मानते। फिर ये भी मान लो और कि लेकिन किया। भाई मेरी बात सुनो, उस क्या वक्त करें? भी मैं तो पेट्रोल मानता हूँ की कि ये छोड़ रहे हैं, मैं तो 70 मानता हूँ। 60 रुपए थी। उस वक्त भी पेट्रोल की ज्यादा कीमत थी, उसने 60 लेकर रुपए आवाम को भी तंग किया। कोई मौलवी उस वक्त उसने कीमत बढ़वाई थी, उस वक्त कोरोना आया हुआ था, लोग मर रहे थे, लोग मर रहे थे, उसने लोगों मरते हुए को भी तो यार, 14,000 अच्छा। रुपया दिया। अच्छा। आप उसके बाद जैसे किया है जो रुपया अच्छा। फैसला आया है ऐन और कानून के मुताबिक चाचा जी, ये चाचा क्या शहबाज शरीफ 2,000 रुपया जेल से देंगे। यार एक सेकंड मैं भाई दो यार, है, दो चीजें हैं।
एक एलिमेंट देखते जाओ, एक पूछिए बात सुनते जाओ। यार हम ये देखो ये 2020 में तो की बात 2020 में तो कोरोना खत्म हो गया, तो फिर उसके बाद कम कर देता। चलो कोरोना की वजह से तो वो ऊपर ले कोरोना गया, से खत्म हो बढ़कर गया, ये तो कम कर मुसीबत देता। थोड़ी थी, ये रशिया यूक्रेन जो वार हो रही थी ये सारे रीजन में, जहाँ हाँ। से हमारी चीजें आती थी। इमरान खान की स्टेटमेंट थी कि अगर यूक्रेन, मैं गलत नहीं कह, मैं कहता हूँ या तो सारे सही हैं या सारे गलत हैं। इमरान खान की स्टेटमेंट थी कि यूक्रेन और रशिया की वार हुई थी, पेट्रोल 400 तक जाएगा। उसकी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। हाँ, ऐसे बोला, बोला कि नहीं? बोला। और हो सकता है हमें गंदम और गैस भी मौके पे ना मिले। ना मिले, इसका बोला। जो सबसे ज्यादा दूसरा डैमेज कर गया नून लीग टोटल छोड़, मैं मानता हूँ, मैं कभी एक कहता नहीं हूँ, मैं तो जो चीज गलत है एग्री करता हूँ, जो मैं मानता हूँ भाई, मैं कहता हूँ कि जब ये जाने लग रहा है, इसने इतनी सब्सिडी दी ना हर चीज पे, जो सब्सिडी वो भी कमर तोड़ के पर economics लीटर की रख 10 देती रुपए है। सब्सिडी दी थी, Economics की 160 कमर होना तोड़ था, के रख देती है। 150 इन्होंने कर दिया आप था। कहते हैं ना कि ये सही है, मुझे कोई सही नहीं, मैं इनको नहीं मानता, मैं पता नहीं दिन के कितने यार, बजे- जो वीडियो का टॉपिक है ना, आप देखो ना, पहले पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स थी ना, वो कश्मीर के नाम पर चमकती थी। चमकती थी। अब आर्टिकल 370 हटा, अगर कोई कश्मीर के 4 बंदे सड़क पर आकर बोलते थे ना कि पाकिस्तान हमारी हेल्प करे, तो हम सारा मुल्क इसके साथ खड़े होते कि कोई भाई स्टेट आपने नहीं, डिसीजन सही लिया। कुछ भी नहीं और है। ये पागल था, इसको कुछ समझाने वाला नहीं था, उनका अपना कश्मीर है, डिसीजन वो आपने ले रहे हैं, वो अपनी पॉलिसी मेकर है, हमारा उससे क्या लेना देना, हम क्यों ट्रेड बंद करें? भाई उनकी आवाम खुश हुई है सर। खुश हुई है। चलो वो पागल था, तो आप जो कश्मीरियों के साथ कर रहे हैं, जो आजाद कश्मीर या है, कुछ भी नहीं वो होता। उधर क्या कर रहे हैं क्या? सेंसिटिव एरिया पे कोई खुद अपनी फौज को इतना ज्यादा नहीं फ्री हैंड देता भाई, कोई दुनिया का मुल्क आ जाए। ऐसे आजाद कश्मीर में अगर इस तरह हरकतें करें तो इंडिया उसी वक्त ना इन्वॉल्व हो जाए। यार जो भी है ना, इंडिया ने क्या यार अगर आजाद कश्मीर में 200-400 बंदा मारे तो क्या लगता है वो सेंसिटिव एरिया तो वहाँ कुछ नहीं होगा? उसी यार, वक्त अगर दुनिया के किसी मुल्क को उठा के दे आर्टिकल उनको 370 उनको कैसे दे रहे हैं पेट्रोल, सॉरी बिजली कैसे दे रहे हैं? सस्ती उनको दे रहे हैं, सारा हमारे कुछ कितने सस्ता दे रहे हैं। 37 रुपए यूनिट है, उनको 13 रुपए दे दे। जो हमारे कमर्शियल 57 रुपए है, उनको 17 रुपए दे दिए। क्यों? कि भाई उनके हमारे इंडिया के साथ भी तल्लकात है, बॉर्डर लगता है, शेयर होता है, सेंसिटिव एरिया होते भी करना पड़ता है। लेकिन यार जो भी है ना, बीजेपी की जो एक पॉलिटिक्स थी या जो भी उनका था ना, उन्होंने यही बोला था कि हम भाई आर्टिकल 370 हटाएंगे। उनकी प्लानिंग थी, उन्होंने देख ले प्लानिंग करके किस तरह हर चीज को मैनेज किया है। वहाँ के जो सारे मिनिस्टर हैं उनको कैसे एक भाई एक उन्होंने बोला है, उसके बाद उनको बाद में वोटिंग कैसे की, हर चीज में उन्होंने भाई एक बेस्ट किया है। और उसके बाद ये है कि सारा कुछ करने के बाद उन्होंने देखे वहाँ डेवलपमेंट कितनी की। मेन चीज है ये। तो यार ये आवाम रहते हैं तो फिर भाई निजाम ठीक था। आर्टिकल 370 के बारे में मुझे इतना ज्यादा, मैं से ये पूछ रहा हूँ कि ये आर्टिकल 370 हटा, क्या इस पे कश्मीर का अच्छा असर हुआ कि बुरा असर? मुझे बाकी इसके बारे में डिटेल में नहीं किया, मैंने आपसे सवाल पूछा है। वीडियो का बहुत ज्यादा फायदा होगा। वो अच्छा। बिल्कुल एक, मैं कहता हूँ वो दुनिया पे आ गया। जेन्युइन पहले आप जो- सकते स्टेप पे जाहिर बात है यार, देखो ना, पहले वो एक जो ना वो ना मतलब आए दिन एहतजाज वगैरह या इस तरह की एक्टिविटीज होती थी, मतलब ये मजदूरी भी पत्थरबाजी खत्म या हो पता गई। नहीं क्या कुछ होता था वो भी यार। खत्म हो गई। सबसे बड़ी चीज ये कि जो भाई एक जाति ग्रुप थे ना आसपास बैठे हुए थे, वो सारे भाग भूग गए। स्टार में टाइम लगा, उन्होंने एक्टिविटीज की हैं, लेकिन आप भाग गए सारे। और उसके बाद भाई जो आप चले जाए ना, जो मतलब वो जो सेंटर पॉइंट है श्रीनगर का, लाल चौक। लाल चौक, अच्छा। उधर चले जाए, वो तो पूरा एक यूरोप बना दिया उन्होंने। और जहाँ पे पहले पानी खड़ा रहता था। आसपास की कमर्शियल मार्केट्स देख लें, वो उन्होंने बदल के रख दिया। स्मार्ट सबसे सिटी बड़ा यार फायदा- उसको बोलते हैं हाँ जो जी, उन्होंने। स्मार्ट सिटी सबसे बड़ा फायदा है कि भाई वहाँ पे आप डेवलपमेंट हो मतलब एंड कंक्लूजन ये है कि ये जो आर्टिकल आया, वहाँ के जो कश्मीरी अवाम है उनके लिए इनमें बेनिफिट। यार जो बड़ा फैसला क्यों किसी से- बाकी ऐसे ही है। स्टेट के लिए होता है ना कि वहाँ पे हमने डेवलपमेंट करनी है, जो वफाक करता है, या मतलब जो दिल्ली में बैठ के फैसला होता है ना कि हमने पूरे मुल्क में जो है ना वो मतलब डेवलपमेंट करनी है या बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके दो आते हैं। चीजें होती हैं, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर कश्मीर और में, एजुकेशन, हाँ, पहले वो सबसे बड़ी। कश्मीर में नहीं होते थे, लेकिन है कि आप बराबर स्तर पे भाई वो सारा कुछ होता है कश्मीर में भी, बाकी स्टेट में भी। ये तो कश्मीर का फिर फायदा है, फिर दिल्ली से तो उनके लिए कश्मीर अलग का बजट भी फायदा है। इंक्लूड होता होगा, सारा approve कुछ होता होता है। होगा। कश्मीर का फायदा है। सबसे ज्यादा जो मसला है ना वो भाई पाकिस्तान में ये चीज जो है ना वो अब खत्म हो चुकी है। आप देख लो
जिस तरह इन्होंने चूरन वो सारे सीन किए हुए थे ना, वो मुद्दा वो नहीं भैया बिका, नहीं वो नहीं बिक रहा। नहीं ऐसा ही नहीं नहीं है यार, लोग ही नहीं है, बदल गए हैं लोग। चले। ऐसे ही है, लेकिन वीडियो काफी अच्छी थी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दें।